जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 29 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व हेपाटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये जो हेपाटाइटिस नाम की डिसीज है, यह वायरस से फैलती है, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हेपाटाइटिस नामक जो डिसीज है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। और थीम आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इस बार की थीम है हेपाटाइटिस फ्री फ्यूचर, यानी कि हेपाटाइटिस मुक्त भविष्य। और हेपाटाइटिस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हेपाटाइटिस ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई। तो ये 5 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। और 28 जुलाई को डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन होता है और इन्हीं के द्वारा हेपाटाइटिस बी के वायरस की खोज की गई थी। इसकी टेस्टिंग का भी पता लगाया था डॉक्टर बारूक ने, और इन्हीं के द्वारा हेपाटाइटिस बी के टीके की भी खोज की गई थी। तो इसीलिए 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व हेपाटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में किसके द्वारा मौसम ऐप लॉन्च किया गया? तो मौसम ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है हमारे परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भी मंत्री हैं और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना दिवस थी 14वीं, और इसी अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मौसम ऐप को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर मौसम ऐप के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इसे डेवलप किया है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने। तो इन तीनों के द्वारा मिलकर के इसका निर्माण किया गया है और इस ऐप के माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाएगा, यानी कि किस प्रकार का मौसम होने वाला है इसके बारे में अग्रिम सूचना इस ऐप के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क भी यहाँ पर लॉन्च किया गया, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन जो भी संस्थान हैं उन सभी के डेटा को एक स्थान पे एकत्रित करेगा। और अभी SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने हिस्सा लिया था और ये चांदनी चौक से सांसद हैं दिल्ली के। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। कल किसी का कमेंट आया था कि उसे नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद में जब आप ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और इस वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर दी गई है, या फिर आप टेलीग्राम पर सीधे सर्च कर सकते हैं KV गुरुजी, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आपको सारी PDF मिला करेंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है हमारे RBI के पूर्व उप गवर्नर, जिन्होंने पिछले साल अगस्त में इस्तीफा दिया था, बिरल आचार्य जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये RBI के पूर्व उप गवर्नर रह चुके हैं और इस किताब में इन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से भारत वित्तीय स्थिरता को फिर से रिस्टोर कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया और इसे लिखा है विरल V आचार्य जी ने। अगला प्रश्न भी पुस्तक से ही संबंधित है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है हमारे भारत के पूर्व राजनयिक और वर्तमान में विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर भारत की विदेश नीति में पूर्व में कौन सी 3 गलतियाँ हुई हैं उनके ऊपर इस पुस्तक को लिखा है S जयशंकर जी ने, और ये वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और पुस्तक में अगर आप पूरा नाम याद नहीं रख सकते हैं तो द इंडिया वे, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज काजी ओनी के ऊपर
कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया? तो काजी ओनिक जो कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं, इनके ऊपर 2 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल बांग्लादेश में एक होम टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, जिसका नाम है नेशनल क्रिकेट लीग। तो नेशनल क्रिकेट लीग 2018 के दौरान इनका डोप टेस्ट हुआ था और उस डोप टेस्ट के दौरान ये पता चला कि इन्होंने मेथाम्फेटामाइन नाम की जो प्रतिबंधित दवा है उसका सेवन किया है और इसी के कारण काजी ओनिक के ऊपर 2 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र के विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा, इसका निर्माण किया जाएगा आबू धाबी में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यूएई की राजधानी है आबू धाबी और यहाँ पर फ्रांस की ईडीएफ और जिंको पावर ये 2 कंपनियां हैं। उसके अलावा आबू धाबी नेशनल एनर्जी कंपनी के द्वारा मिलकर के इस सौर ऊर्जा संयंत्र का विकास किया जाएगा, यानी कि यह एक सोलर पावर प्लांट होगा। और इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता होगी 2 गीगावाट और नाम इसका है अल दफरा सोलर पावर प्लांट, ये इसका पूरा नाम है। और सोलर ऊर्जा के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि पीएम के द्वारा मध्य प्रदेश में रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने 2022 तक जो 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, उनमें से 100 गीगावाट है सौर ऊर्जा का। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है 2022 तक। अगला प्रश्न है, हिचेम माचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए? तो ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ट्यूनीशिया के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसी मंथ अगर आपको याद हो तो इलिस फाक जो कि ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे, इनके ऊपर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगा था और उस आरोप के बाद में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में हिचेम माचीची को नियुक्त किया गया है, जिन्हें अपने बहुमत को सदन के भीतर प्रूव करना होगा। बात करते हैं ट्यूनीशिया की। तो इसकी राजधानी ट्यूनिस है, मुद्रा यहाँ की है ट्यूनीशियाई दिनार और यहाँ के राष्ट्रपति हैं कैस सईद। ट्यूनीशिया एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ये आप देख सकते हैं ट्यूनीशिया को, जो कि अल्जीरिया और लीबिया के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अल्जीरिया देश के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। और यहाँ पर ट्यूनीशिया के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यह मेडिटेरेनियन सी के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। तो जैसे मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, उसके अलावा यहाँ पर मिस्र आपको मिलेगा। तो ये ऐसे इजिप्ट तो मिस्र ही हो गया। तो ये देश ऐसे हैं जो कि भूमध्य सागर के साथ में अपनी सीमाएं साझा करते हैं और ये प्रश्न कई बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना अकादमी यानी कि इंडियन नेवल अकादमी के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है MA हम्पी होली जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब भारतीय नौसेना अकादमी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे नौसेना के कर्मचारी होते हैं, इनिशियल स्टेज में उनको यहीं पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी कोच्चि में। उसके बाद में इसको पुनः शिफ्ट किया गया और फाइनली 8 जनवरी 2009 को केरल के एजीमाला में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो अभी तक वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी कमांडर थे और अब इनके स्थान पे MA हम्पी होली जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और अभी आपको याद होगा कि भारतीय नौसेना अकादमी में जो सबसे बड़ा नौसेना का पावर प्लांट है उसका भी उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में किसके द्वारा डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है रक्षा और अनुसंधान विभाग यानी कि DRDO के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात करते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना 1958 को हुई थी, मुख्यालय है दिल्ली में और जी सतीश रेड्डी जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो अभी पुण्यतिथि थी APJ अब्दुल कलाम जी की, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इसी अवसर पर DRDO के द्वारा डेयर टू ड्रीम
2.0 प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। तो इस प्रतियोगिता का मुख्य रूप से लक्ष्य यही है कि जो भी हमारे देश में नए स्टार्टअप हैं या फिर जो भी इनोवेटर्स हैं उनको इस प्रतियोगिता के माध्यम से बढ़ावा दिया जाए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस भी होता है 28 जुलाई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं यानी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके संरक्षण के लिए जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेज हो सकती हैं यानी कि जो भी सर्वोत्तम प्रयास हो सकते हैं उन सभी प्रयासों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हेपाटाइटिस वाला आपको जरूर ध्यान रखना है। और 28 जुलाई को ही विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में किस देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट जिसका नाम है G-Yuan 3 लॉन्च की? तो इसे लॉन्च किया है चाइना ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो चाइना की जो अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया और इसे लॉन्च करने में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट का यूज किया है चाइना ने। लॉन्ग मार्च जो रॉकेट है इनका उसकी ये 341वीं फ्लाइट थी यानी कि 341वीं बार उससे किसी को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा चीन ने यहाँ पर डार्क मैटर का पता लगाने के लिए और वाणिज्यिक डाटा इकट्ठा करने के लिए 2 छोटे सैटेलाइटों को भी इसके साथ में लॉन्च किया है। और अभी कुछ समय पहले इसी माह में अप स्टार 6D नाम का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। और चाइना ने इसी माह यानी कि जुलाई में ही तियानवेन फर्स्ट नाम के अपने पहले मार्स मिशन को भी लॉन्च किया है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आखिरी प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने रोजगार बाजार 2020 पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया है दिल्ली की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपको पता ही होगा कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लगाया गया और इस लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया और इसी रोजगार की प्रतिपूर्ति के लिए दिल्ली की सरकार के द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया गया है। तो इस पोर्टल पे जिन्हें काम की ज़रूरत है वह लोग भी जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं और जो नौकरी देने वाले लोग हैं वह भी यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कि इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार प्रदाता और जिसको रोजगार की ज़रूरत है उन दोनों को एक मंच पे लाया जाएगा जिससे वह आपस में जुड़ सकें। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि भारत में जो दुर्लभ पीला कछुआ है वह किस राज्य में देखा गया? तो ये कछुआ देखा गया था उड़ीसा में। दरअसल इसका रंग पीला नहीं होता है, एक एलिमेंट होता है जिसकी कमी हो जाती है तो उसी के कारण इसका रंग हो जाता है पीला। भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर द्वारा राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया? तो इनका नाम है कला नारायण स्वामी और कोविड-19 महामारी के बीच में एक फ्रंट लाइन रनर के रूप में इन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया था तो इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। चंद्रिका प्रसाद संतोषी की बात करें तो ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं सूरी नाम के, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। पोबा फॉरेस्ट रिजर्व ये आपका है असम में और इसे अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदला जाएगा। इसके अलावा असम में ही आपको मिलेगा दिहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे एक नेशनल पार्क में भी बदला जाएगा। कोरोस्योर टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान के द्वारा निर्मित की गई? तो ये निर्मित की गई है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, केर पूजा की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो यह एक प्राचीन त्यौहार है जिसकी एक बार पुनः शुरुआत किस राज्य में हुई है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक इसके नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए? राफेल जेट विमान जो कि हम फ्रांस से परचेज कर रहे हैं तो इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? इफ इट्स ब्लीड इस पुस्तक के लेखक कौन है? और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।